इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब कि Q इज इक्वल टू NE। मतलब ऐसा तो है नहीं जैसे चार्ज जब फ्लो करता है तो करंट हम लोग बोलते हैं किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है, विद्युत। आप हिंदी मीडियम से हैं ना, इंग्लिश मीडियम से? अच्छा ठीक है। तो विद्युत जो है वो फ्लो कर रहा है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रहा है। तो चार्ज जब फ्लो करता है तो चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इट मीन्स दैट कि विद्युत उसमें जो है वो पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेंगे तो उनका नंबर्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 के 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है, 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो करना है। ऐसा तो नहीं बोलते कि 1 and 1/2 1 whole 1/2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए कंप्लीट आपको लेना है। तो दिस मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके बारे में बताया था आपको कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, और n के बारे में बताया था कि n जो है वो इंटीजर है। पिछले क्लास में आपको डिस्कस किए थे कि n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। तो n की वैल्यू इंटीजर है मीन्स व्हाट, प्लस भी हो सकती है माइनस। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, सबको पता ही है ना। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे क्वांटाइज्ड होगा तो n जो है वो इंटीजर है, मीन्स Q जो होगा चार्ज हमेशा जो है वो क्वांटाइज्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में होंगे। क्लियर है पॉइंट? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी आपको बताए थे पिछले क्लास में। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको बताए थे कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यू नो अबाउट दिस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इससे सब आपको पता ही होगा। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने खोज की थी, लेकिन जे थॉमसन ने उसको केवल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोला था, कॉर्पसलेस बोला था इसको। लेकिन बाद में जो है स्टोनी आया, स्टोनी ने इनका नाम जो है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया था। क्लियर है? खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। तो डिस्कवरी में हम लोग अगर देखें तो डिस्कवरी की बात करें तो उसमें बोला जाता है कि ये कैथोड रे गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट हुआ था, सर विलियम क्रुक्स ने किया था। तो वो वहां पे देखे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कहाँ, कैथोड पे जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। तो उसके बाद वो बस इतना देखे, उसके बाद वो आगे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, इतना में ही उनकी जो है पूरी लाइफ बीत गई। उसके बाद क्या हुआ, आगे जैसे ही वो बढ़े तो आगे दूसरे साइंटिस्ट आए, इसलिए कि लाइफ स्पेन आपको पता ही है कि 100 ईयर्स, उतना ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड ट्यूब बनाए, पूरा गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए, उसी में उसके ही ऊपर रिसर्च करते करते जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसके बाद जो है जे थॉमसन आए और जे थॉमसन ने उसको एक्सप्लेन किया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कैथोड पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, वो ऋणात्मक उसमें चार्ज है, माइनस चार्ज है। क्लियर है पॉइंट? तो इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर स्टोनी आया तो स्टोनी ने बताया कि कॉर्पसलेस एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जो है वो ये होता है। अगर मास की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन्स काफी जो है वो छोटा होता है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा छोटा भी होता है, उसका मास जो है वो सबसे कम होता है। क्लियर है पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है और मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मास मीन्स उसका मास। अब ये मत करना कि सर भार, मास एंड वेट इज टू डिफरेंट थिंग, वी नो। मास के बारे में बताया था कि मास कभी चेंज नहीं होता, मास को बोलते हैं हिंदी में हम लोग क्या, द्रव्यमान। यस, वेट को बोलते हैं हम लोग भार। तो ये इसका मास है, द्रव्यमान है। वेट जो है हमेशा चेंज होता है, जैसे हमेशा चेंज मीन्स क्या, जब आप एक प्लेनेट पे हैं दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो चेंज होगा वेट, इसलिए कि वेट आपका एक फोर्स होता है, दैट इज नोन एज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप अर्थ पे हैं तो आपका वेट अलग होगा, अगर आप मून पे हैं तो आपका वेट क्या होगा, अलग होगा, लेकिन मास आपका हमेशा सेम होगा, मास हर एक जगह पे सेम होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना? तो मास हमेशा, मास इज सेम एट एवरी प्लेसेस, किसी भी प्लेस पे आप जाओ, मून पे जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वेट सेम नहीं रहता, वेट हमेशा चेंज होता है। ठीक है, अगर अलग अलग आपका पोजीशन है, अलग अलग प्लेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट
वो प्लेनेट की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है पॉइंट ना? वो जो गुरुत्वाकर्षण बल उसमें कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना उसके ऊपर कोई भी प्लेनेट जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है और वो उस फोर्स के द्वारा उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मींस त्वरण, कितना त्वरण उसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? सेकंड नंबर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम देख रहे थे, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट इसमें है, यू नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये तो सबको पता होगा, तो लिख लो सेकेंड नंबर की, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर सेम चार्ज होंगे तो वो रिपल्शन फोर्स होगा। जैसे आप देखो Q यहाँ पे चार्ज है, तो ये प्लस है, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, तो इनमें कैसा फोर्स लगेगा, ऐसा रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इस तरह का फोर्स होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। अब ये Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, तो ये आपका हो जाएगा F, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन देखो डिफरेंट है, तो ये इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन। सबको समझ में आ रहा है? दिस पॉइंट इज क्लियर ना? अब देखो एक Q चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और एक Q चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इसके द्वारा फोर्स कहाँ लगेगा, इसके द्वारा फोर्स इधर लगेगा FQ, एंड इसके द्वारा भी फोर्स इधर लगेगा, तो कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखोगे आप जब भी लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब रिपल्शन का बल, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन का फोर्स। तो अनलाइक चार्ज मतलब दोनों चार्ज अगर अलग अलग नेचर के हैं, मतलब दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उनमें आकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों क्या है, सेम है, तो उस केस में उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ओके, तो व्हाट वी कैन से दैट कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखोगे प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मीन्स क्या, व्हाट वी कैन से, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आप मास के बारे में पढ़ते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी तरह से जो है आप पढ़ते हैं कि एनर्जी को भी हम नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड मींस व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को नहीं हम क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आया? क्रिएट मतलब उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और नहीं उसको तोड़ सकते हैं। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मतलब उसको खत्म, उसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर बोले उसको। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिसको आप क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें लिख लो दैट इज चार्ज कैन neither be created nor be destroyed in a बस in a नहीं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज को हम नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, तो चार्ज को नहीं हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखो चार्ज अगर किसी भी कंडक्टिंग बॉडी या किसी भी
स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज होगा तो उसके आउटर सरफेस पे चार्ज का क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज कभी जो है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर पार्ट में स्टोर नहीं रहता। क्लियर है पॉइंट? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जैसे आपका ये स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होता है, इसके सरफेस पे होता है। तो चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी चार्ज बॉडी। तो इसके इंटीरियर साइड में प्रेजेंट नहीं होता, इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। चार्ज हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस पे। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई भी डाउट? ओके, तो जैसे आप देखते हो थंडर एंड लाइटनिंग, इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, इसमें एग्जांपल में हो जाएगा आपका थंडर एंड लाइटनिंग। तो थंडर आप समझते हैं? यस, बिजली जो कड़कती है, तो बिजली कड़कती है तो उसमें से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, एज वेल एज लाइट भी आता है। तो आप बता सकते हैं, कैन यू टेल मी कि कौन जल्दी आता है? आपको कौन जल्दी दिखता है? लाइट जल्दी दिखता है या साउंड जल्दी सुनाई देता है? लाइट। क्यों? व्हाई? लाइट की स्पीड साउंड से काफी ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी लाइट। ठीक है, इसलिए कि लाइट जो है वो फास्टर रेट में आ रही है। साउंड की स्पीड जो है वो कितनी होती है, बता सकते हैं आप? लाइट की स्पीड कितनी है? वैक्यूम में 3 न्यूटन पर 8 मीटर पर सेकंड हम तो पढ़े थे। एयर में क्या होगा, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उसकी तो लाख में है स्पीड। साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में? हाँ, एयर में 338 कुछ होती है ना, 330 मतलब 334 क्या मीटर पर सेकंड? हाँ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, 334 मीटर पर सेकंड। तो देखो ये अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, लाइट की स्पीड कहाँ, ब्लैक में है। ठीक है, और ये कहाँ 334 मीटर पर सेकंड। तो उस केस में साउंड की स्पीड कम है, तो इसलिए साउंड जो हमें बाद में सुनाई देता है और लाइट जो है वो पहले दिख जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब थंडर और लाइटनिंग होता कैसे है? कैन एक्सप्लेन मी द फिनोमेना ऑफ दैट? लाइटनिंग कैसे होता है? जब दो क्लाउड्स आपने पढ़े हुए, ठीक है, दो क्लाउड्स, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दूसरे क्लाउड्स के ऊपर इनडायरेक्टली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, कोलिजन होता है इनका, जब टकराते हैं तो वहां से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? तो अब क्लाउड्स को आपने पढ़ा हुआ, क्लाउड्स में भी कई तरह के क्लाउड्स होते हैं, पढ़ा है ना, क्यूमुलस क्लाउड, निम्बस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये सभी क्लाउड्स के टाइप हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। हैव यू स्टडीड ना? नहीं पढ़े आपने? कभी नहीं पढ़े टाइप्स ऑफ क्लाउड्स? क्लाउड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 4 तरह के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थंडर एंड लाइटनिंग का। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं, कहीं ना कहीं क्या एसोसिएटेड है। एक चार्ज पार्टिकल हो जाता है पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्चुअल में क्लाउड्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। कुछ तो आइस फॉर्म में भी होते हैं, यू कैन से दैट सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेज में भी होते हैं। बहुत सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेज में भी होते हैं, एज वेल एज कुछ जो होते हैं वो आइस फॉर्म में भी होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेज में क्या होता है, वाटर जो है वो अपने मैक्सिमम कूलिंग स्टेज में होता है। मैक्सिमम कूलिंग मीन्स वो वाटर स्टेट उसका कैसा है, लिक्विड ही होता है, लेकिन वो मैक्सिमम कूलिंग स्टेज में होता है। क्लियर है पॉइंट? और कुछ आइस में भी कन्वर्जन होते हैं उनका, तो आपस में वो टकराते हैं। जैसे आपने देखा होगा बारिश ट्रेनिंग होती है तो कोलिजन होता है, तो यहाँ से जो है ये जब चार्ज से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पावर की होती है। यू नो अबाउट दैट? अगर ये इसका चार्ज पार्टिकल्स मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई वो अगर अर्थ पे आके गिर जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्म करती है। यू नो वोल्टेज उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। मीन्स हम लोग बोलते हैं कि 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक सप्लाई कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट। अच्छा, एक बात आप बताएंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो क्या चीज़ हम फिक्स रखते हैं? क्या चीज़ हम फिक्स रखते हैं? जैसे आपको देखा होगा आपने कि घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, पोटेंशियल कैसे फिक्स रहते हैं? पोटेंशियल तो चेंज होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फिक्स होता है? पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, सॉरी चेंज होता है। इसलिए कि जब आप घर में सप्लाई करते हैं तो आपका हो जाता है 220 वोल्ट, और बाहर जब वायर में होता है तो 11,000 वोल्ट भी होता है।
22,000 वोल्ट भी होता है। तो आप बड़े बड़े टावर्स में देखोगे वो उसकी आवाज़ वॉइस जो है काफ़ी ज़्यादा आती है, आपको सुनाई देती है। और 22,000 वोल्ट की होती है, 33,000 वोल्ट की भी होती है। क्या चीज़ सेम उसमें रखा जाता है। वेवलेंथ सेम होता है कि उसका वोल्टेज तो आपने देखा है कि वोल्टेज सेम नहीं होता, वोल्टेज तो डिफरेंट होता है ना। 220 वोल्ट हम घरों में ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जब ज़्यादा वोल्टेज को हमें कम वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो स्टेप डाउन का यूज़ करते हैं। स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का यूज़ कब करते हैं, जब कम वोल्टेज से हमें ज़्यादा वोल्टेज कन्वर्ट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का हमेशा हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एनर्जी का भी आपका कॉन्सेप्ट है। जिससे आप क्या करते हैं, आपके पास नेगेटिव एनर्जी एज वेल एज पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप अपने नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। आप पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रखते हैं। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव एनर्जी को। आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट। क्लियर है पार्ट? तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आया? तो आगे हम चलते हैं, फिर इसके बाद कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे। लॉ और इन्हीं के नाम पे जो है कूलम ही थे, इन्हीं के नाम पे चार्ज का जो एसआई यूनिट था, ठीक है, वो कूलम दिया गया। चार्ज का एसआई यूनिट बताया ना आपको, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है, सबको पता है, सी से डिनोट करते हैं। तो कूलम्स लॉ ये बोलता है कि जब कोई भी 2 पॉइंट चार्ज होंगे, Q और Q 2 पॉइंट चार्ज होंगे, तो इनके बीच में अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड अगर दोनों सेम नेचर के मींस लाइक चार्जेस हैं तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। दोनों के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस केस में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू इन्होंने बताई थी कि जो फोर्स होगा, मान लेते हैं एक का मैग्नीट्यूड है प्लस और एक का माइनस है, तो ये Fq हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा Fq। क्लियर है पॉइंट? दिस इज Fq एंड Fq। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड ये F जो होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इसको मान लो, इसको मान लो Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो दिस इज आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना, अपॉन आर स्क्वायर। क्या नहीं क्लियर है इसमें, क्या नहीं क्लियर है? देखो Q1 इंटू Q2, Q1 क्या है, पहला चार्ज है, दूसरा है आपका Q2 चार्ज। अब देखो Q1 का हमने मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड तो आपको उसमें तो हम चार्ज नहीं देते, लेकिन Q1 का क्या है, Q1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Q2 के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आपस में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2, ये Q1 का मैग्नीट्यूड है और Q2 का मैग्नीट्यूड है। Q1 कूलम में दिया है, Q1 मान लो कूलम में 10 कूलम दिया गया और Q2 जो है वो 20 कूलम दिया गया, तो उसके फोर्स पूछेगा। इसके बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपका R हो गया, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये R है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और ये जो है आपका Q1 और Q2 का क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ कैन एक्सप्लेन मी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको बोलते हैं हम लोग 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका ऐसे यूनिट पूछा जाता है, इस फोर्स का कूलम्बिक फोर्स। इसको, इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स का F, अब मतलब सॉरी इसका यूनिट, अगर यूनिट पूछा जाए कूलम्बिक फोर्स का यूनिट तो क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं ध्यान से,
ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब एफ का अगर आपको ऐसा यूनिट पूछा जाए तो फोर्स का, यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स का, तो क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट? फोर्स का तो ऐसे न्यूटन ही होता है ऐसा यूनिट, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस ना। अगर फोर्स की यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स की यूनिट पूछी जाए, ऐसा यूनिट नहीं केवल यूनिट पूछी जाए कूलम्बिक फोर्स की, तो क्या बताएंगे आप? कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं हम। क्लियर है ना पॉइंट? ऐसा यूनिट नहीं केवल यूनिट पूछी जाए, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स की, तो कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट कि देयर आर टू चार्जेस which are located at a distance r, then the force between these two charges will be F is equal to 1/4πε0 into q1 into q2 upon r square. This point is clear ना? Okay. समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? आपको समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो आगे फिर हम इलेक्ट्रिक करंट पे पढ़ते जाएंगे। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपका आता है इसी में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? यू नो अबाउट दिस, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होता है। तो पाथ कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होगा, तब जाकर उसमें क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का, जब मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा, तो उस केस में वहां पे हम लोग बोलेंगे कि करंट उस सर्किट में पास हो रहा है। तो क्लोज सर्किट में आपका होता है बल्ब, यू नो अबाउट दिस, बल्ब होता है। उसके बाद क्या होता है? बैटरी, इसको क्या बोलते हैं? ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक आपका प्लग की होता है इसमें, और इस तरह से क्लोज पाथ हो गया। तो दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो पहले देखो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो पहले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसमें मानते थे हम लोग कि कोई चार्ज पार्टिकल होगा, वो फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और वो उसकी वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअल में प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो एटम्स के न्यूक्लियस में जब प्रेजेंट होता है तो बाइंड होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, रिवॉल्व करता है एटम के चारों तरफ। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है? करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो आई अब करंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। करंट, तो आपको पता है कि करंट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। 1872 के आसपास में, मतलब 19वीं सेंचुरी में इन्होंने जो है एंड्रे मैरी एम्पियर ने कॉन्सेप्ट दिया था करंट का, ठीक है। तो करंट क्या होता है? आई व्हाट इज करंट? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू व्हाट? क्यू आपका हो जाएगा चार्ज, तो चार्ज अपॉन टाइम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करंट। क्लियर है पॉइंट? तो चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। तो आई क्यू आपका हो जाएगा चार्ज, तो एंड टी, और आई आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, बताया था हम आपको जब फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें से क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ से देखो आई होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो व्हाट इज आई? करंट इज इक्वल डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वो आपका होता है चार्ज। सबको समझ में आ रही है पॉइंट? तो आई कर रहा है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ आई, ये आपका करंट का, ये क्या हो जाएगा? एम्पियर, कूलम पर सेकंड। एसआई यूनिट में पूछ रहे हैं ना, एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ए देखो, अब यही साइंटिस्ट जो थे एंड्रे मैरी एम्पियर, इन्होंने जो है वो करंट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखो एंड्रे मैरी एम्पियर, तो इन्हीं के नाम पे इसका जो है एसआई यूनिट होता है। याद करने का ये शॉर्ट मेथड है आपको कि एसआई यूनिट ऑफ करंट आई इज इक्वल टू एम्पियर। तो एम्पियर जाएगा आपका आई का क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। क्लियर है ना? फॉर्मूला से बन सकता है ना? हाँ, फॉर्मूला
फॉर्मूले से अगर पूछा जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा कूलम पर सेकंड, तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये नॉर्मल है कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो कूलम पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर। अब डायमेंशन पूछ लेता है क्वेश्चन में डायमेंशन पूछ लेता है किसका, चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। देखो Q, I का डायमेंशन होता है A और टाइम का होता है T। चार्ज Q का डायमेंशन हो जाएगा आपका AT, ठीक है। तो डायमेंशन हो जाएगा चार्ज Q का AT। चार्ज Q, डायमेंशन ऑफ चार्ज Q, तो चार्ज Q का डायमेंशन हो जाएगा आपको क्या 80। समझ में आया सबको। अब देखो करंट जब इसमें फ्लो कर रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो करंट का अगर फ्लो समझ लो, यहाँ पे करंट का फ्लो कैसे होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट का फ्लो जो होगा, करंट फ्लो ये हमेशा ध्यान रखना, करंट फ्लो जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। जब करंट का फ्लो जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, करंट मतलब कैसे, विद्युत इसमें किस तरह से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये बैटरी का ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, और पॉजिटिव से नेगेटिव ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब इसके बाद करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा फ्लो करने का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो का, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो का डायरेक्शन जो है what we can say that negative to positive, मतलब is opposite, means the direction of flow of electrons is opposite to the direction of flow of current। as we can say कि जो direction of flow of electron होगा वो क्या होगा, is reverse the direction of flow of current। तो current के flow के direction की क्या होगा, reverse होगा। और फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि करंट सर फ्लो करता है, तो जैसे ही फैन जो है वो फैन का स्विच ऑन करते हैं, तो उस केस में ये फैन ऑन हो जाता है। क्यों, इसलिए कि जब स्विच क्या है एक तरह से इसको एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है। ये स्विच हो गया, तो स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं तो उसका जो पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट का वो क्लोज हो जाता है, इसीलिए फैन ऑन हो जाता है, ठीक है, चलने लगता है। और जब स्विच ऑफ करते हैं तो पाथ जो है सर्किट का वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस पाथ नहीं होता, तो उस केस में फैन जो है वो बंद हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं, ये सब बेसिक चीजें हैं, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। सेकेंड नंबर पॉइंट कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तुरंत जो है वो फैन स्टार्ट कैसे हो जाता है, व्हाट इज द रीजन। और कहना चाहिए कि आपको सर टाइम लगना चाहिए, उसमें टाइम लगता है क्या, नो, व्हाई, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस पॉइंट को, क्वेश्चन इससे आया हुआ है। यस, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फास्ट नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये मूव करते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, और उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी वजह से जो है करंट जो है फ्लो करता है। सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुश करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करते हैं, पर जैसे ही आप स्विच को ऑफ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं पे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ये इसको पुश करता है और ये उसको पुश करता है, ये जो है काफी ज्यादा फास्ट होता है ये रेट, तो इसलिए तुरंत ही आपका जैसे ही ये आगे को पुश करता है तो सभी इलेक्ट्रॉन आगे पुश हो जाते हैं, इन दैट केस तुरंत ही जो आपका फैन ऑन हो जाता है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट द, इसलिए कि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो उनमें मूवमेंट होता है। समझ में आया पॉइंट। अब इसमें देखो आगे इसके बाद अब करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, एमीटर, ठीक है, ये आपका जो है एमीटर होता है। ये देखो AMMETER, ये तो हमेशा आया हुआ है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो एमीटर, ठीक है। तो एमीटर जो है आपका यूज करते हैं हम लोग करंट को मेजर करने के लिए। समझ में है, एमीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए, हाँ, गैल्वेनोमीटर नहीं। देखो सुनो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम मेजर करें तो आप जो है एनर्जी को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उसके लिए कैलोरीमीटर भी आ सकता है, ठीक है, हो सकता है कैलोरी जो है जो एनर्जी को कैलोरीमीटर,
ठीक है, एनर्जी को जो मेजर करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ऐसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर नहीं करते, एक्चुअल में क्या करते हैं, करंट फ्लो को मेजर करते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो करंट फ्लो जो है आपको यहाँ से पता चलेगा कि एमीटर बताएगा कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कि 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया सबको? अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि एमीटर जो है अब सीरीज में होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। किसमें होता है? सीरीज में होता है। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। Meter is connected in series, as you can see. मीटर जो है किसमें कनेक्ट होता है? सीरीज में होता है। क्लियर है पॉइंट सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करते हैं, जिससे सबको समझ में आया। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होता है? व्हाई द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर टेक्स प्लेस? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जैसे कोई भी चीज जो है, जैसे होता है ना, टेम्परेचर फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर से वो लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कहीं जो है प्रेशर कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। जैसे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल टंकी, तो टंकी को हमेशा ऊपर रखते हैं। क्यों? हाई एलिवेशन। व्हाट इज द रीजन? इसलिए कि हाई एलिवेशन पर रखेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा स्टोर है, और वहां से डिफरेंस होगा किसका? प्रेशर का। कौन से प्रेशर का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होगा। और हाई, और अगर एलिवेशन पे रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप नल जैसी टैप ओपन करते हो तो उसके इसमें पानी काफी तेज आता है फोर्सली। तो क्यों आ रहा है? वाई? अगर उसी लेवल पे आप रखते हो तो उसके इसमें नहीं आएगा, इसलिए कि वहां पे प्रेशर डिफरेंस नहीं है। आप हाई एलिवेशन पे रखते हो तो उस केस में क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस होता है। उसी तरह से इसमें भी डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर का, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेगा। क्लियर है पॉइंट? नहीं सबको समझ में आया? लिख लिया सब लोगों ने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, तो प्रेशर का डिफरेंस होता है। प्रेशर, दाब जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, कि दाब का जो है डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जब किसी भी पॉइंट Q को, समझो यहाँ पे आप, ये आपका पॉइंट Q है, तो Q पॉइंट को इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से, अनंत से। मान लो ये आपका पॉइंट जो है वो A, इस Q को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पे ला रहे हैं। इस पॉइंट पर लाने में जो किया हुआ वर्क डन होगा वही आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट A। तो पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखें तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 चार्ज आप बोल सकते हो या +2 चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 चार्ज या +2 चार्ज भी बोल सकते हो। तो +q चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो किया हुआ वर्क डन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। दिस पॉइंट के इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं VQ से। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट के इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इस पॉइंट इज क्लियर ना? तो वर्क डन, तो वर्क डन आपका V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज क्या है? V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है? वर्क डन, Q इज द चार्ज। क्लियर है सबको? V आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं वही बहुत लोग। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको बताएंगे अभी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाएगा W इज कॉल्ड वर्क डन, एंड Q इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज। Q इज इक्वल टू चार्ज। तो V को हम लोग किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो दिया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा इनका नाम, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को दिया था, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है?
SI unit is volt. SI unit of electric potential is volt. Clear है point सबको? W is work done, Q is the charge here. So work done, W is equal to what we can write down? W is equal to V into Q. Work done is equal to V. V is what? Potential difference, electric potential, and Q is the charge here. Q आपको charge है यहाँ पे. समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? Q आपका क्या है यहाँ पे? चार्ज है. तो V is equal to W upon Q. और V का जो है वो आपका वोल्ट हो गया. तो देखो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है क्यों? वाई? ड्यू टू द डिफरेंस इन व्हाट? इलेक्ट्रिक प्रेशर. और नेट इलेक्ट्रिक प्रेशर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो आपका ये एमीटर हो गया. आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए? वोल्टमीटर. उससे पहले आपको बताते हैं वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज जो होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वोल्टमीटर. एंड वोल्टमीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट में. कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में. क्लियर है पॉइंट? वोल्टमीटर कैसा कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर जो हम क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं? व्हाई? करंट फ्लोइंग इन ओनली वन डायरेक्शन. यस यू. पैरेलल में करंट वो एम्पीयर जो दो डिवाइड हो जाते हैं. पैरेलल में वो एम्पीयर जो दो डिवाइड हो जाते हैं. देखो समझो यहाँ पे सीरीज में करंट जो होता है, सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, आपको पता है सीरीज में कहीं भी करंट होगा तो आई क्या होगा? हमेशा सेम होगा. आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे तो इस चीज को डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल करेंगे. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. समझ में आया ना? दिस इज आई. आई सेम होता है. एमीटर का पूछा जाता है कि व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. तो एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा लो होता है. लो रेसिस्टेंस वायर होता है. इस एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट. इसलिए जो है इसको हम लोग यूज करते हैं किसमें? सीरीज में. इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट बिहेव्स एज अ जीरो रेसिस्टेंस वायर. इसलिए कि जब पैरेलल में आप कनेक्ट कर देंगे तो इसका रेसिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है. उस केस में ये जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस हो सकते हैं या सर्किट डैमेजिंग के चांसेस हो सकते हैं. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो यहाँ पे ये आपका एमीटर के बारे में बोल सकते हैं कि एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस वायर या इसका रेसिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है. रेसिस्टेंस समझते हैं ना? ठीक है. तो रेसिस्टेंस मींस एक प्रॉपर्टी होती है. रेसिस्टेंस मतलब सबका अवरोधक उसको बोलते हैं. ठीक है, करंट को रोकने के लिए. तो रेसिस्टेंस मतलब सभी कंडक्टर की, जो भी कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं. कंडक्टर क्या होते हैं? जो सुचालक जिसको बोलते हैं हिंदी में. कंडक्टर जिसमें करंट इजीली फ्लो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर. इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं है. ठीक है. कुचालक जिसको हिंदी में बोलते हैं. कुचालक मीन्स जिसमें करंट पास नहीं करे. एक होता है सेमी कंडक्टर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद. ठीक है. सेमी कंडक्टर में क्या होता है? कुछ होता है कुछ नहीं होता है. ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का पास होता है, कंप्लीटली नहीं, फ्रीली जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता उसमें. ठीक है. तो उस तरह के कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं कि वो सेमी कंडक्टर है. जैसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांस ओपेक होता है. ठीक है. तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? कंप्लीटली लाइट पास करता है. ट्रांसलूसेंट में पार्शियली. तो उसी तरह से पार्शियली करंट जो है जिसमें पास करता है वो आपको हो जाते हैं सेमी कंडक्टर. क्लियर है ना पॉइंट ये? तो अब देखो इसमें तो एमीटर का रेसिस्टेंस भी पूछा जाता है. एमीटर इज अ लो रेसिस्टेंस एंड इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट बिहेव्स एज अ जीरो रेसिस्टेंस वायर. इस केस में ये जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा. तो इसीलिए जो इसको हमेशा सीरीज में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं सर्किट में. अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस. अब वोल्टमीटर को हम पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? इसलिए कि जब भी सीरीज में हम जोड़ेंगे इसको, वोल्टमीटर को जब भी हम सीरीज में ऐड करेंगे तो इन दैट केस व्हाट विल सी कि सीरीज में जब ऐड करेंगे तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, हाई रेसिस्टेंस वायर होता है. ठीक है. वोल्टमीटर इज अ हाई रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट. और जब भी इसको सीरीज में ऐड करेंगे तो उस केस में सर क्या करेगा? करंट को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करेगा और उस केस में करंट की एक्चुअल रीडिंग भी नहीं आएगी. और दूसरी चीज हो सकता है कि शॉर्ट सर्किटिंग या सर्किट डैमेज के चांसेस हो सकते हैं. तो इसलिए जो है इसको क्या करते हैं? पैरेलल में जो है कनेक्ट करते हैं सीरीज में ताकि जो है
जो भी वोल्टेज है मीन्स जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हम मेजर कर पाए। दिस थिंग सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज VA and this point B is VB. So then find out the potential difference of point AB. ठीक है, तो AB का आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो VAB आपको फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या, VAB आपको फाइंड आउट करना है। VAB क्या होता है, VB माइनस VA, तो ये आपका हो जाता है। एंड VAB इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है, जो उसका अंतर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? इसको भी V से ही नोट करते हैं, V से नोट करते हैं। उसके बाद आगे है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो सबको पता है, ओम्स लॉ। What about Ohm's law? Ohm's law states that V means potential difference, ठीक है, across any conductor is directly proportional to what? Current। तो V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। समझ में आ रहा है सबको? तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। तो ये आपका ओम्स लॉ है। एंड इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे R। तो V इज इक्वल टू I R। R को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। क्लियर है पॉइंट? R क्या होता है आपका, इसमें कांस्टेंट होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। R को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। व्हाट इज R? R इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करता है, व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो R क्या होता है, एक तरह से प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? दिस इज R। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आपका चेहरा में बोल रहा है क्या, थोड़ा समझ में आ रहा है? V क्या है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। एंड R आपका रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है। क्लियर है पॉइंट? I इज द करंट हियर, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which opposes the flow of current, which opposes the flow of current। अब बताओ आप, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट फ्लो कम होगा। क्लियर है ना? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट इजीली फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस। तो ये आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट इसमें? यस, यू हैव एनी डाउट? अब नेक्स्ट है, अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन में आपको आएगा रेजिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ यू नो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। सबको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। इलेक्ट्रिसिटी में पूरा यही पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, आपको क्वेश्चन यहीं से आते हैं। V इज इक्वल टू IR में करंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R की वैल्यू पूछ लेगा, V अगर आपको दे दिया I की वैल्यू पूछ लेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है,
अभी न्यूमेरिकल्स हम नहीं करा रहे इसमें, ठीक है, अभी जनरल साइंस के फॉर्म बता। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर इज द रेसिस्टेंस, रो इज व्हाट, रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, A is the area of the cross section। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वी कैन से दैट, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द area of cross section. This is about the resistance of a conductor, and resistance of the conductor depends on the length of the material of the wire। लेंथ ऑफ द मटेरियल मीन्स जो आपका मटेरियल की लेंथ है, जो भी वायर है, लेंथ ऑफ द वायर, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। एंड व्हाट वी कैन से दैट कि आर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर आल्सो। एंड थर्ड नंबर पॉइंट वी कैन से दैट कि आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल आल्सो, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। क्लियर है पॉइंट? दिस ऑल पॉइंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? R depends on the nature of the length of the conductor and R depends on the area of cross section and the nature of the material. There are 3 points on which the resistance of any conductor depends. तो यहाँ पे आपके 3 points हैं जिसके ऊपर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है ना पॉइंट? तो R is equal to rho into L upon A we can say. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस की क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस कि इफ लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर इज increased, अगर लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, if we are going to increase the length of any conductor, then what would be the ammeter reading? ammeter reading क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ammeter reading means करंट, करंट के बारे में पूछना जा रहा है, ठीक है। तो लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, समझो यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। R is indirectly proportional to L, L के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन मतलब एरिया के, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो R क्या होगा, घटेगा। क्लियर है पॉइंट? R जो इंक्रीज होगा, लेंथ को अगर इंक्रीज करते हैं तो R क्या होगा, R भी इंक्रीज होगा। तो देखो अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेडियस के सॉरी रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस जब इंक्रीज करेगा तो I क्या होगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल टू IR। देखो V इज इक्वल टू IR, तो आप देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और R जब इंक्रीज होगा तो I क्या होगा, I डिक्रीज हो जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, I विल बी डिक्रीज, I आपका करंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, एंड द करंट विल डिक्रीज, इन दैट केस द मीटर रीडिंग विल आल्सो डिक्रीज। द मीटर रीडिंग कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट कि लेंथ अगर डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो I क्या हो जाएगा, I इंक्रीज हो जाएगा, I इंक्रीज हो जाएगा तो अमीटर रीडिंग क्या होगा, अमीटर रीडिंग, कैन यू टेल मी अबाउट दिस? अमीटर रीडिंग विल इंक्रीज। If area, if we increase the area of cross section, then in that case, if area of the cross section is increased, then in that case resistance will decrease, and if resistance will decrease, the current will increase, and current will increase, the ammeter reading will increase. Clear है point सबको? समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन आता है। This point is clear to all of you or not? Sir, rho constant है। Clear है? Rho is known as resistivity and rho is known as constant। हाँ, rho आपका यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं और रो होता है आपका कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, इसलिए कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब एक साथ हम इसको लिखते हैं तो R इज वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो विल गेट R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस, यू टेल मी, दिस पॉइंट इज क्लियर ना? This is a very easy concept that you have to understand here. उसके बाद जो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े, करंट कब डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड होता है, आपको पता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, V जो है किसमें सेम होता है, किसमें जो है वो डिफरेंट होता है। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इस पार्ट में? किसी को कोई डाउट? यस, आपको कोई डाउट? ओम्स लॉ वाले डाउट है, बताइए इसमें कौन सा डाउट है? ओम्स लॉ में क्या डाउट है?
रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस जो है देखो, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर पॉइंट। अब इसको ये प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको क्या हम करेंगे, हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। रो क्या होता है आपका, रेसिस्टिविटी, एक कांस्टेंट होता है। रो जो है रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, तो वायर की रेसिस्टिविटी होती है, इसकी रेसिस्टिविटी वायर की रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R इज द रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि L को अगर हम इंक्रीज करेंगे, इफ यू इंक्रीज L लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो उस केस में एमीटर रीडिंग क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। तो लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो I क्या हो जाएगा, तो देखो लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, L के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जब लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो R क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और R इंक्रीज होगा तो I क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है पॉइंट। तो R जब इंक्रीज होगा तो I क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, I डिक्रीज होगा तो एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ से आप ये V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला है, तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। क्लियर है। लेकिन अगर I की बात करें, करंट की बात करें, तो करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, लेकिन करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। आप ऐसे जो है रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ये तो इजी कॉन्सेप्ट है। I will discuss the next part of this in the next class.